ब्रेजा लेने का अगर प्लान कर रहे हो तो पहले एक बार मेरे ये 2 साल के ओनरशिप एक्सपीरियंस वाली वीडियो ज़रूर देखना। लगभग 40,000 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला दिया है भाई 2 साल के अंदर। ब्रेजा VXI CNG पर्टिकुलर ये वेरिएंट आपके सामने पार्क्ड है। क्या कुछ मेरे पॉजिटिव्स रहे, नेगेटिव्स रहे, मारुति के साथ मेरा सर्विस एक्सपीरियंस रहा है, ये सब मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो क्या कुछ ये गाड़ी आपको ऑफ़र करेगी और क्या ये आपके लिए सही रहेगी। भाई इस वीडियो में नेगेटिव्स पॉजिटिव सब कुछ कवर करेंगे अपन इस गाड़ी के मामले में, सब कुछ मैंने नोट कर रखा है। नेगेटिव से अपन शुरू करते हैं। तो एक सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे इस गाड़ी के बारे में लगा वो है इसके टायर्स। सिर्फ 2 साल के अंदर ही भाई इसके टायर्स ने काफ़ी ज़्यादा रोड नॉइस करना शुरू कर दिया। इसके टायर्स का रबर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया, टायर में जगह जगह से क्रैक्स आने लगे। मुझे ये टायर्स बिल्कुल पसंद नहीं आए जो कि मारुति ने इसके संग लगा के दिए। मारुति ने इसके संग MRF के टायर्स लगा के दिए भाई ब्रेजा के संग। मेरा एक टायर भाई मुश्किल से गाड़ी 2000 किलोमीटर चली थी, उसमें मेरा एक पीछे का टायर, ड्राइवर साइड पीछे का टायर कट गया था और उसको मैंने क्लेम में डाला तो उस पर क्लेम भी नहीं दिया मारुति ने मुझे। मारुति ने ये कहा कि हम आपको 50% ऑफ़र कर देंगे, रिमेनिंग 50% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, जो कि भाई एकदम ही नई गाड़ी में एकदम नए टायर में जस्टिफाइबल नहीं था। इसलिए उस टायर को मैंने बाहर पंचर शॉप पे जाके रिपेयर करा के उसको अब स्टेपनी में रख रखा और जो स्टेपनी वाला टायर था उसको एज अ मेन टायर यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो स्टेपनी का टायर है इस गाड़ी में बिल्कुल सेम साइज़ का आता, कोई इशू नहीं था इसमें, सेम टायर प्रोफाइल थी, तो टायर एक्सचेंज करके हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। टायर्स सच में इस गाड़ी का एक नेगेटिव लगे, जो कि मैंने सिर्फ मेरे केस में नहीं, बहुत सारे मारुति ओनर्स और हैं, ब्रेजा ओनर्स और हैं, उनसे भी सुना है कि उनको भी उनकी गाड़ी में MRF के टायर्स ब्रेजा में पर्टिकुलरली जो लग के आ रहे हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। दूसरा एक नेगेटिव भाई, इस गाड़ी के अंदर टिपिकल मारुति रैटलिंग नॉइस है। मारुति की गाड़ियाँ कंपेयर टू Hyundai, महिंद्रा, टाटा थोड़ा ज़्यादा रैटलिंग नॉइस बनाती हैं। इस गाड़ी में ज़्यादा प्लास्टिक पार्ट्स हैं डैशबोर्ड पे, इसलिए इसमें थोड़ी रैटलिंग नॉइस और ज़्यादा आने लग गई है ऐसे खड्डे वाले रास्तों से निकलने के बाद। अब भाई मेरी गाड़ी सिटी टू सिटी ज़्यादा चलती है और आप सिटी रोड्स का आजकल हाल देख ही रहे हैं कैसा है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सी गाड़ी में ज़्यादा आवाज़ आने लग गई है, जिसको फिक्स किया जा सकता था मारुति की तरफ से अगर वो थोड़े गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक लॉक्स यूज़ करते हैं अपने गेट्स के डोर्स पैनल्स में और डैशबोर्ड में जो लॉक्स लगे हैं उन सब के अंदर। तीसरी चीज़ भाई, सबसे ज़्यादा कमी जिस चीज़ की मुझे लगती है वो है इस गाड़ी में 6th गियर की कमी। 120 की स्पीड पे ये गाड़ी 3,500-4,000 RPM पहुंच जाती है और उस टाइम पे लगता है कि अभी एक 6th गियर हो, हम गाड़ी को क्रूज़ कर सके अच्छे से, गाड़ी बढ़िया माइलेज भी निकाल के दे और गाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी निकाल के दे। बट सैडली भाई इस गाड़ी में सिर्फ 5 ही गियर आते हैं। ये कमी इसमें और ग्रैंड विटारा में ज़्यादा फील होती है कंपेरेटिवली, क्योंकि इसके इंजन 1500 सीसी के हैं और ये बहुत ईजीली भाई 100+ की स्पीड्स को टच कर लेते हैं, बट इनका RPM ज़्यादा रहता है। आई होप अपकमिंग जो फेसलिफ्ट ब्रेजा है उसके अंदर 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। भाई इस गाड़ी के नेगेटिव्स में इंटीरियर में मुझे 2 चीज़ें लगती हैं। पहली चीज़ ये जो स्टीरियो और IRVM है इसके बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा कम है और अगर आप ऐसे कार परफ्यूम इसमें टांग लो तो जब आप एकदम शार्प लेफ्ट देखते हो चलाते टाइम तो आपकी विजिबिलिटी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करती है। मैं तो अपनी ड्राइविंग सीट भाई मैं 6 फुट का हूँ तो मैं बहुत पीछे करके चलाता हूँ, बट एक नॉर्मल बंदा जो ऐसे गाड़ी चलाता होगा उसके लिए देखो कितना ऑब्स्ट्रक्टिंग व्यू रहता है, उसको यहाँ की कोई विजिबिलिटी नहीं मिलती। दूसरी चीज़ भाई, जो इस गाड़ी में ये कप होल्डर्स हैं मुझे प्रैक्टिकली किसी काम के नहीं लगते, क्योंकि यहाँ कुछ रख ही नहीं पाते हैं यार। और इसके अलावा जितने भी सारे बॉटल होल्डर्स हैं चारों गेट्स में, बट इन दोनों में से सिर्फ ये एक ही यूज़ हो पाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होता है जब आप गियर शिफ्ट करो। यही 2 नेगेटिव्स हैं जो कि मुझे इस गाड़ी के इंटीरियर में लगते हैं। इस गाड़ी में अगर इतने नेगेटिव्स हैं तो भाई इससे ज़्यादा इसमें पॉजिटिव्स भी हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव इस गाड़ी का है कि इस गाड़ी की ईज़ ऑफ ड्राइविंग, सिटी टू सिटी ट्रैफिक में इस गाड़ी को चलाना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और काफ़ी ज़्यादा इजी फील होता है। गाड़ी का क्लच इतना कोई हार्ड नहीं है, गाड़ी के गियर शिफ्टिंग इतनी कोई हार्ड नहीं है, आप इसको सिटी टू सिटी ट्रैफिक में आराम से चला सकते हो बिना किसी इशूज़ के। दूसरा भाई मारुति है, ऑब्वियसली इसका बेटर माइलेज, गाड़ी बहुत प्यारा माइलेज निकाल के देती है और आपकी पॉकेट पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल रहती है। अगर मैं यही इसके अलावा कोई और गाड़ी लेता तो मुझे उसकी मेंटेनेंस और ये सब चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं और उसी के साथ उसका कम माइलेज भाई एकदम बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उस गाड़ी को रखने के लिए। बट इस गाड़ी के संग मेंटेनेंस भी कम है और माइलेज भी अच्छा निकाल के दे रही है, तो इस गाड़ी का एक पॉजिटिव पॉइंट ही है, इसीलिए मेजॉरिटी इंडियन पॉपुलेशन इस गाड़ी को चूज़ करती है। तीसरी चीज़ जो कि आई डोंट थिंक कि बहुत सारे ऑटो रिव्यूअर्स बताते हैं इस गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस कंपेयर टू इट्स कंपटीशन ज़्यादा बेटर है, रोड स्टांस इसका ज़्यादा बेटर है। अगर मैं यहाँ इसके साथ में वेन्यू, सोनेट, XUV3, नेक्सॉन सारी गाड़ियाँ खड़ी कर दूँ, ये गाड़ी उन सबसे थोड़ी ऊंची और थोड़ी बड़ी फील होती है बाहर से देखने पर। मैं जिधर मेरी कार पार्क करता हूँ भाई जस्ट बगल में एक वेन्यू खड़ी रहती है, वेन्यू की हाइट इससे कम लगती है,
छोटी गाड़ी लगती है वो इसके कंपैरिजन, जबकि सेम अमाउंट में सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, बट ये गाड़ी आपको एक ज़्यादा बेटर पोजीशन प्रोवाइड करती है ऑन रोड, इन पार्किंग, एवरीवेयर। इसीलिए मुझे ये गाड़ी और ज़्यादा पसंद आई कि इसका स्टांस काफ़ी बोल्ड है और काफ़ी बढ़िया लगती है ये गाड़ी। गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो भाई इसकी पहली 3 सर्विस 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस फ्री सर्विस थी, जिसमें लेबर चार्जेस फ्री रहते हैं, बट आपको पार्ट्स का पैसा देना पड़ता है। वो 3 सर्विसेज मैंने मारुति के अंदर ही करवाई, बट उसके बाद वाली जितनी सर्विसेज हैं भाई सब मैं बाहर से करवाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो मेरे एरिया में मारुति के सर्विस सेंटर्स हैं, मुझे किसी का भी वर्किंग समझ नहीं आया भाई। मेरी एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट रहती है, मुझे एक कैस्ट्रॉल का 0W16 वो ही ग्रेड जो कि इस इंजन में डलता है, मुझे वो कैस्ट्रॉल कंपनी का इंजन ऑयल चाहिए रहता है। मैं मारुति में जाता हूँ, मैं उन लोग से कहता हूँ कि मुझे मोबिल का ऑयल नहीं डलवाना, मुझे ये वाला पर्टिकुलर ऑयल डलवाना है। वो मुझे मना कर देते कि नहीं सर हमारे पास ये ऑयल नहीं है। मैंने उनको ऑफ़र किया कि ठीक है आपके पास ऑयल नहीं है, मैं ऑयल खुद के खर्चे से लेके आऊँगा, आप बस वो ऑयल मेरी गाड़ी में डाल दीजिए। वो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि नहीं हम डालेंगे तो हम सीधे मोबिल वाला ऑयल डालेंगे। और वो लोग कौन सा इंजन ऑयल डालते हैं, वो भाई जो कि उनके पास बड़े बड़े कैंस में आता है, जो कि वो बहुत सारी गाड़ियों में डालते हैं, जो कि कम्प्लीटली फुल्ली सिंथेटिक नहीं होता है और आपके पास कोई गारंटी नहीं होती कि ये एक पर्टिकुलर ब्रांडिंग इस इंजन ऑयल की है। इसीलिए मैं वो इंजन ऑयल डलवाना पसंद नहीं करता। कैस्ट्रॉल के इंजन ऑयल पे मेरी गाड़ी ज़्यादा बेटर माइलेज देती है, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देती है, इसलिए मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है मुझे कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल डलवाना है, जो कि मारुति के सर्विस सेंटर सीधे सीधे मना कर देते हैं। इसके अलावा भाई सर्विस सेंटर पे काम कराने में मेरी गाड़ी में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और मेरे यूज़ केस में दिक्कत यह है कि मैं मेरी गाड़ी को 2 घंटे के लिए भी कहीं छोड़ नहीं सकता। गाड़ी या तो मेरे हाथ में रहती है या मेरे फादर के हाथ में रहती है, गाड़ी पूरे टाइम ऑन रोड रहती ही है, कोई ना कोई इसे चला ही रहा होता है। इसीलिए 10,000 किलोमीटर के बाद वाली जितनी सर्विसेज हैं वो हम बाहर हमारे जो एक ट्रस्टेड मैकेनिक है जिससे हम लास्ट 15 साल से डील कर रहे हैं, हम उनसे वो काम कराते हैं। वो खुद मारुति से ही रिटायर्ड एक एम्प्लॉई हैं, इसीलिए उन पे हमें ट्रस्ट है और वो काम हमारे केस में बहुत बढ़िया हमें करके देते हैं। अब कॉस्टिंग्स की अगर बात करें तो पहले 1000 किलोमीटर वाली सर्विस पे मुझे एकदम ज़ीरो कॉस्ट था, उसमें एक भी पार्ट इस गाड़ी में चेंज नहीं हुआ था। जो इसकी 5000 किलोमीटर वाली सर्विस थी ये मुझे पड़ी थी भाई 68 रुपीज़ का बिल बना था, इसमें उन्होंने शैम्पू वगैरह ये सब चीज़ें ऐड करी थी। थर्ड सर्विस जो थी मेरी, थर्ड फ्री सर्विस 10,000 किलोमीटर पे, इसमें भी मेरा कोई एज सच बिल नहीं बना था। क्यों, इसमें इंजन ऑयल ज़रूर चेंज हुआ था, इनने मोबिल का इंजन ऑयल वगैरह डाला था मेरी गाड़ी के अंदर। इसके बाद जो मेरी 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस थी ये मुझे पड़ी थी लगभग 5,000 रुपये की, 5,200 रुपये की ये सर्विस पड़ी थी। और जो अब मेरी थर्ड सर्विस थी 30,000 किलोमीटर पे, ये भी मुझे 5,200 के करीब की ही पड़ी। हर 20,000 किलोमीटर पे मैं इसमें एक 700 रुपये का CNG फ़िल्टर है वो भी चेंज कराता हूँ। 20,000 किलोमीटर पे करवाया था, अब मेरी गाड़ी 40,000 किलोमीटर पे आ गई है, तो इसकी अब जो सर्विसिंग होगी इसमें इसका CNG फ़िल्टर वगैरह भी चेंज होएगा। गाड़ी के पार्ट्स वगैरह भाई कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल पार्ट्स हैं। और मैं जो इंजन ऑयल डलवा रहा हूँ भाई वो 3800 रुपये का तो इंजन ऑयल है, मतलब 3800 रुपीज़ का सिर्फ इंजन ऑयल है। तो आप सोच लो उसके अलावा जो बाकी सारे पार्ट्स हैं, AC फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, सब कुछ की कॉस्टिंग मिला के टोटल सर्विस कॉस्ट 5,200 के अराउंड ही बनती है मेरी गाड़ी की। रोड ट्रिप कंफर्ट की बात करूँ तो भाई इस गाड़ी को अभी तक मैंने मैक्सिमम एक सेटिंग में 800 प्लस किलोमीटर चलाया है। भोपाल से राजस्थान हम लोग रोड ट्रिप पे गए थे, उस ट्रिप के बीच में ये गाड़ी इतना चली थी। 4 लोग थे गाड़ी में, पूरा लगेज पैक था, 12 प्लस घंटे गाड़ी चली थी, बट काफ़ी कंफर्टेबल वो राइड थी। उस ट्रिप की बात करें तो लगभग 4 दिन के अंदर 2200-2300 प्लस किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई थी। और इसमें इंक्लूडेड था भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे 200 किलोमीटर की क्रूजिंग 120 की स्पीड पे। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है परफॉर्मेंस के मामले में। कंफर्ट के मामले में भाई किसी भी फैमिली मेम्बर की तरफ से कोई बॉडी पेन या एज सच कोई दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इस मामले में। गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। एट द एंड अपन बात करें कि क्या आपको ब्रेजा गाड़ी लेनी चाहिए, वो भी CNG में या नहीं, तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको सिटी टू सिटी ट्रैफिक ज़्यादा चलना है, हाईवे ट्रैवल ना के बराबर है, लगेज आपको गाड़ी में कैरी नहीं करना है और आपको कंफर्टेबल सिटी ड्राइव्स चाहिए, तो आप ब्रेजा की तरफ जाओ। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको 4-5 लोग गाड़ी में बैठाने, बड़ा लगेज भी रखना है, तो आप इससे ऊपर के एक सेगमेंट की गाड़ियों में जाओ अगर आपको CNG चाहिए तो, वरना आप इस सेगमेंट में भी डीजल गाड़ी पे जा सकते हो। बट अगर CNG ही चाहिए, CNG का माइलेज चाहिए और लोगों को ही बैठाना है, हाईवे ड्राइव्स पे भी जाना है, तो आप इससे ऊपर के एक सेगमेंट में जाओ। विक्टोरियस, ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियाँ लो, बढ़िया CNG दे रही हैं, बढ़िया बूट स्पेस दे रही हैं। यही था इस वीडियो के लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।